हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे, जिससे प्रीलिम्स में आपके स्कोर में बढ़ोतरी हो सके। साथ ही साथ जब आप मेंस लिखोगे तब भी ये डेटा आपके काम आएगा। तो पिछले सेशन में हमने भारत की नदी डॉल्फिन 2024 स्थिति रिपोर्ट को कवर किया था। पिछले ही सेशन में एक अन्य टॉपिक गिद्ध संरक्षण से संबंधित भी मैंने आपको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी आकलन किया गया था उसको आपको समझाया था। आज के सेशन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ऊंट संरक्षण, रेगिस्तान के जहाज पर संकट। हाल ही में ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए एक मसौदा नीति ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की गई है, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। 1970 के बाद से भारत में ऊँटों की आबादी में 75% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि हमारे इकोसिस्टम के लिए एक चेतावनी है। इस संकट को देखते हुए पशुपालन मंत्रालय के द्वारा एक नीति का मसौदा तैयार किया गया है। नीति के अनुसार गिरावट के 3 मुख्य कारण पहचाने गए हैं, जो प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बना करके पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी आप इनको मेंशन कर सकते हो। तो गिरावट के 3 प्रमुख कारण हैं कि इनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी आई है। आर्थिक उपयोगिता में कमी कैसे आई है? एक्चुअली हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि मशीनों का उपयोग बढ़ गया है। अब जो काम ऊँट करते थे वो काम अब मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। जब ऊँट पालना किसानों के लिए मुनाफे का सौदा नहीं रहा तो उनकी देखभाल कम हो गई है। तो पहला कारण इनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी आना। दूसरा कारण है चारागाह भूमि का विनाश होना, कि ऊँटों को चरने के लिए खुली जगह चाहिए, जिसे हम ओरन या चारागाह कहते हैं। ठीक है, ओरन या चारागाह कहते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण और खेती के विस्तार ने इन जमीनों को छीन लिया है। तो ये एक मेजर रीज़न है इनकी संख्या में गिरावट का। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है प्रतिबंधात्मक विधिक तंत्र, कि बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम भी ऊँटों के विकास में एक बाधा है, क्योंकि कभी कभी अच्छे इरादे से बनाए गए कानून भी उल्टे पड़ जाते हैं। अब ऊँटों की बिक्री और परिवहन, इनकी बिक्री और परिवहन पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं कानूनों के माध्यम से। अब इसकी वजह से जो पालक हैं, जो ऊँट पालक हैं, उनके लिए ऊँटों को रखना मुश्किल हो गया है। तो ये कुछ 3 प्रमुख कारण हैं जो ऊँटों की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण है। अब यदि ऊँटों की विविधता की बात करें तो भारत में ऊँटों की ऐसी विविधता है जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि सामान्यतः जो ऊँटों की विविधता में देखा जाता है वो 2 तरीके के ऊँट देखने को मिलते हैं। एक प्रकार है जिसमें एक कुबड़ वाले ऊँट देखने को मिलते हैं, और अन्य प्रकार है जिसमें 2 कुबड़ वाले ऊँट देखने को मिलते हैं। 2 कुबड़ वाले ऊँट। भारत में एक कुबड़ वाले ऊँटों के भी कई सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जैसे खराई ऊँट जो कि गुजरात के कच्छ वाले रीजन में पाया जाता है, बीकानेरी ऊँट जो कि राजस्थान में पाया जा रहा है, ये यहाँ पर रिपीट हो गया है। इसी तरीके से 2 कुबड़ वाले ऊँट में ये लद्दाख वाले रीजन में 2 कुबड़ वाला ऊँट देखने को मिलता है। और ये भारत की जैव विविधता का अनमोल हिस्सा है। अब यहाँ पे ऊँटों के संदर्भ में एक ज़रूरी बात आपको बता दूँ कि ऊँट जो है वो अपने कुबड़ में, अपने हम्प में, जो इनका ये हम्प होता है, इसमें अक्सर आपने सुना होगा कि इसमें ऊँट पानी जमा करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। साइंस ने इसको गलत माना है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी जमा करते हैं।
ऊंट जो है वो अपना पानी कुबड़ में नहीं बल्कि अपनी रेड ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं में अपना पानी जमा करते हैं, जिससे वे हफ्तों तक बिना पानी के रह सकते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स में वो अपना पानी जमा करते हैं। तो ये कुबड़ वाली बात अगर आपने कहीं पढ़ा हो या कहीं सुना हो तो वो गलत है, ठीक है। तो ये इस ड्राफ्ट पॉलिसी के बारे में कुछ मेजर बातें मैंने आपको बताया। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है क्षेत्रीय संरक्षण को लेकर के। और क्षेत्रीय संरक्षण में हम हिमालय रीजन के एक प्रजाति के बारे में बात करेंगे और तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रजातियों के संरक्षण को लेकर के एक कदम उठाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इस विशाल और राजसी जीव पर, जिसका नाम है जंगली याक, वाइल्ड याक। हिमालय की बर्फीली वादियों में रहने वाला यह जीव सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का आधार स्तंभ है। अब ये चर्चा का विषय क्यों है, ये समझते हैं। एक्चुअली हाल ही में वैज्ञानिकों ने, ICAR के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। उन्होंने भारतीय याक का एक गुणसूत्र स्तरीय जीनोम या क्रोमोसोम लेवल जीनोम भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम लेवल जीनोम तैयार कर लिया है। सरल शब्दों में बताएं तो कह सकते हैं कि अब हमारे पास जंगली याक की जेनेटिक बनावट की पूरी ब्लूप्रिंट, जेनेटिक याक की पूरी ब्लूप्रिंट है, जो जंगली याक को बीमारियों से बचाने, इनकी आबादी बढ़ाने, इन सब में एक मील का पत्थर साबित होगी। इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोस म्यूटस। ये चाइना और भारत की देशज प्रजातियां हैं, चाइना और भारत की देशज प्रजाति है और भूटान से ये क्षेत्रीय रूप से विलुप्त हो गई है। इन्हें हिमालय का जहाज भी, जैसे अभी हमने रेगिस्तान का जहाज देखा था, उसी तरीके से जंगली याक को हिमालय का जहाज कहा जाता है। हिमालय का जहाज ये -40 डिग्री तक की कड़कड़ाती ठंड में मज़े से रहते हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण है इनके बड़े फेफड़े और विशाल हृदय, जो इन्हें कम ऑक्सीजन वाली ऊंचाइयों पर भी दौड़ने की ताकत देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि IUCN में इनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। तो अगर आज हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो कल शायद ये सिर्फ किताबों में ही न रह जाएं। तो जंगली याक के क्षेत्रीय संरक्षण को लेकर के अभी वैज्ञानिकों ने जो क्रोमोसोम लेवल जीनोम तैयार किया है उसकी अत्यधिक उपयोगिता रहेगी इनके संरक्षण में। इसके अलावा संरक्षण की एक और न्यूज़ है कि तमिलनाडु सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और उन्होंने 4 ऐसी प्रजातियों के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है, जिनके बारे में अक्सर कम चर्चा होती है। जिसमें पहला है लॉयन टेल्ड मकॉक, दूसरा है मद्रास हेजहॉग, तीसरा हम्प बैक्ड महसीर, हम्प हेडेड भी बोलते हैं, और चौथा है स्ट्राइप्ड हाइना। तो ये 4 प्रजातियों को लेकर के, इनके संरक्षण को लेकर के 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। लॉयन टेल्ड मैकॉक जो है इसका IUCN में जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। मद्रास हेजहॉग का जो स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। हम्प हेडेड महसीर का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और स्ट्राइप्ड हाइना का जो स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है। और लायन टेल्ड मकॉक, इसको पश्चिमी घाट की शान बोला जाता है। इनकी जो पूंछ होती है वो शेर जैसी होती है और चेहरे के चारों ओर घने बाल होते हैं। इनके चेहरे के चारों ओर घने बाल होते हैं। ये केवल दक्षिण भारत के वर्षा वनों में पाए जाते हैं और इनकी घटती संख्या
जो है वो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। तो लॉयन टेल्ड मैकॉक के संरक्षण को लेकर के तमिलनाडु सरकार के द्वारा पहल की जा रही है। मद्रास हेजॉग, इसे कांटेदार चूहा कहते हैं। ये छोटे से जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को नियंत्रित करते हैं। शहरीकरण की वजह से इनका घर छिन रहा है। तीसरा, हम्प हेडेड महसीर, इसे कावेरी का बाघ भी कहा जाता है। यह मछली कावेरी नदी की पारिस्थितिकी के लिए उतनी ही जरूरी है जितना जंगल के लिए टाइगर। पानी के प्रदूषण और बांधों की वजह से इनका अस्तित्व खतरे में है और इनका स्टेटस इसलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो हम्प हेडेड महसीर के बारे में ध्यान रखना है कि मछली है। चौथा है स्ट्राइप्ड हाइना। इन्हें हम अक्सर नकारात्मक नज़रिए से देखते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक स्कैवेंजर हैं और ये सड़े गले मांस को खाकर जंगल में बीमारियां फैलने से रोकते हैं। ये हमारे नेचुरल क्लीनिंग क्रू हैं। जैसे हम गिद्ध के बारे में पिछले सेशन में हमने देखा था कि वो भी प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, उसी तरीके से स्ट्राइप्ड हाइना भी प्रकृति का सफाई कर्मी है। तो क्षेत्रीय संरक्षण से संबंधित ये कुछ टॉपिक, ये 2 न्यूज़ हमने कवर अप किया और ऊंट संरक्षण को लेकर के जो ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की गई है उसको देखा। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आज के सेशन में जो भी 3 न्यूज़ मैंने कवर अप किया है ऊंट संरक्षण को लेकर के, वो आपको समझ में आया होगा। या क्षेत्रीय संरक्षण को लेकर के जो पहली न्यूज़ मैंने जंगली याक की बताई, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में कुछ स्टेटमेंट फ्रेम हो सकता है, IUCN के स्टेटस को ध्यान में रखना है। और तमिलनाडु के द्वारा जो ये पहल की गई है, तो ऐसा कुछ प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फ्रेम हो सकता है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा किन 4 प्रजातियों के संरक्षण को लेकर के पहल की गई है या जिनके लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कुछ इस तरीके का प्रश्न फ्रेम हो सकता है। तो होपफुली आज के सेशन से प्रीलिम्स में आपके स्कोर में बढ़ोतरी होगी। और आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।